नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन टाइम्स के आज के 11 सितंबर 2020 के करंट अफेयर एनालिसिस हिंदी में विश्लेषण के शो में आपका स्वागत है। मैं कपिल मित्तल आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आज से मैं ये जो एनालिसिस है अर्ली मॉर्निंग लेके आऊँगा, और मैं अर्ली मॉर्निंग आपके लिए लेके आया हूँ। और आज हम इस वीडियो में महत्वपूर्ण 10 टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली त्रिपक्षीय वार्ता वर्चुअली आयोजित की गई, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर, असोल चीनी फेक न्यूज़ पर अंकुश लगाने के लिए बांग्लादेश ने अभियान शुरू किया, अमेरिका ने चीन से प्रमुख निर्यात पर रोक लगाई, संयुक्त राष्ट्र ने बाल मृत्यु दर में स्तर और रुझान रिपोर्ट जारी की, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चालू की, और ऑक्सफोर्ड के नेतृत्व में बनाए जा रहे कोविड-19 वैक्सीन के परीक्षण पर रोक लगाई गई, श्रीलंका ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा, और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 श्रम संहिताओं में संशोधन को मंजूरी दी, और आखिर है भारत अंगोला के बीच पहले संयुक्त आयोग की बैठक हुई। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो लोग फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो ख़त्म होने के बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला आर्टिकल है, भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली त्रिपक्षीय वार्ता वर्चुअली आयोजित की गई। तो सितंबर 2020 को हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित पहली भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया की 3 पक्षीय जो वार्ता है ये आयोजित की गई है। इस वार्ता में आर्थिक पक्ष, भू रणनीतिक चुनौतियों, जियोपॉलिटिकल और विशेष रूप से कोविड-19 के संदर्भ में हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो प्रतिभागी हैं, भारत है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, और इनकी तरफ से कौन कौन किस किस ने यहाँ पे हिस्सा लिया है इस बैठक में। हर्षवर्धन श्रृंगला, ये भारत के विदेश सचिव हैं, और फ्रांस डेल्ट्रे महासचिव हैं यूरोप और विदेश मामलों के लिए फ्रांसीसी मंत्रालय से। फ्रांसिस एडम्सन, ये हैं ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्रालय के सचिव हैं। ठीक है, इस पर मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करें तो इन 3 देशों के बीच यह पहली त्रिपक्षीय वार्ता है, और इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि इस तरह के संवाद अब सालाना आयोजित होंगे। तो ये हर साल इस तरीके की आयोजन होगा। निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई। हिंद प्रशांत क्षेत्र में विभिन्न आर्थिक और भू रणनीतिक चुनौतियों, विशेष रूप से कोविड के संदर्भ में, ठीक है, और मरीन ग्लोबल कॉमन्स और संभावित क्षेत्र पर त्रिपक्षीय और क्षेत्रीय स्तर पर 3 देशों के बीच सहयोग के बारे में यहाँ पर चर्चा हुई। बहुपक्षीय संगठनों जैसे आसियान है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है, हिंद महासागर आयोग के माध्यम से तीनों देशों के बीच सहयोग में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। क्षेत्रीय संस्थानों में विभिन्न सुधार के विषय में यहाँ बात हुई, और तीनों देश एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण, सुरक्षित, समृद्ध और नियम आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करने पर सहमत हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे इंडिया पैसिफिक क्या है इसके विषय में पहले जान लेते हैं। यहाँ पर ये अफ्रीका जो है, अफ्रीका का पूर्वी तट, और ये अमेरिका का पश्चिमी तट जो है, इसके बीच जो है यहाँ इंडियन ओशियन पड़ता है और इधर पैसिफिक ओशियन पड़ता है। तो इन दोनों को मिला के ये सारा जो क्षेत्र है, ये इनके बीच का ये इंडो पैसिफिक कहलाता है। ये सारा क्षेत्र इंडो पैसिफिक, ठीक है। और ये इसका आर्थिक और रणनीतिक महत्व है, इस वजह से इसके विषय में यहाँ पे चर्चा हो रही है। ठीक है, तो अगला आर्टिकल है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। ये 10 सितंबर को मनाया गया, और प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को ये मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य जो है विश्व भर में आत्महत्याओं को रोकना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के अनुसार प्रत्येक वर्ष विश्व में लगभग 8 लाख लोग जो हैं आत्महत्या करते हैं, और प्रत्येक 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। भारत में किसानों की आत्महत्या जो है बहुत ही यहाँ पॉपुलर है। यहाँ किसान जो हैं आत्महत्या कर लेते हैं आर्थिक तंगी के चलते। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने किसान आत्महत्याओं के आंकड़े जारी किए हैं, और एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित भारत में एक्सीडेंटल डेथ्स एवं सुसाइड रिपोर्ट का यह एक हिस्सा है। किसान आत्महत्याओं पर हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2019 में लगभग 42,480 किसानों और दैनिक वेतनभोगियों ने आत्महत्या की थी। ये वर्ष 2019 में, ठीक है। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6% की वृद्धि हुई है, और 2019 में लगभग 10,281 किसानों ने आत्महत्या की थी।
और यह 2018 में 10,357 था। 2019 में आत्महत्या करने वाले दैनिक ग्रामीण वेतनभोगी श्रमिकों की संख्या जो है 32,559 थी, और जो कि वर्ष 2018 में 30,132 थी। इसका मतलब 2019 में ये आंकड़ा बढ़ा है, और छत्तीसगढ़ में देश में सबसे ज़्यादा आत्महत्या की दर 26.4% थी। उसके बाद केरल में 24% और तेलंगाना में 20%। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो है इसको वर्ष 2003 से लगभग हर साल प्रतिवर्ष 10 सितंबर को मनाया जा रहा है, और इस दिवस के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ मिलकर कार्य करते हैं। चलिए दोस्तों, एक अगला न्यूज़ आर्टिकल है असोल चीनी। ये क्या है? बेसिकली ये फेक न्यूज़ पर अंकुश लगाने के लिए बांग्लादेश ने एक अभियान चालू किया है। बांग्लादेश भारत का ये पड़ोसी देश है, ठीक है, और यहाँ ये इसका झंडा है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैलने वाली अफवाहों और नकली समाचारों की जो जानकारी रखने के लिए बांग्लादेश सरकार ने एक विशेष अभियान चलाया है, और जिसका बांग्ला में जो नाम है असोल चीनी, जिसे हिंदी में बोलेंगे तो असली चीनी, ठीक है। और राज्य मंत्री जो हैं यहाँ के बांग्लादेश के, तो इन्होंने अभियान को संबोधित करते हुए कहा, साक्षरता की दर में काफ़ी वृद्धि हुई है, लेकिन डिजिटल साक्षरता अभी भी बड़े पैमाने पर कम है। इन्होंने ये भी बताया कि बांग्लादेश में जो है युवाओं पर बल दिया गया है, और युवा जो हैं यहाँ पर 90% सोशल मीडिया उपयोगकर्ता जो हैं वो युवा हैं। वे स्थानीय समूहों और अपने इलाके के बड़े लोगों को भी शिक्षित कर सकते हैं। और इस अभियान की ज़रूरत क्या है? तो जब यह जानकारी 24 घंटे उपलब्ध रहती है तो दुनिया भर में कई तरह की गलत गतिविधियां हो रही होती हैं, ठीक है। यहाँ ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन के विषय में बात हो रही है। कई लोग सूचना को बदलने और नकारात्मक समाचार, फर्जी सूचना फैलाने का कार्य कर रहे हैं। इस तरह की फर्जी सूचनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियानों की अत्यधिक आवश्यकता है, जो जनता को शिक्षित कर सकते हैं और शीघ्र निदान में मदद कर सकते हैं, इन अफवाहों को रोक सकते हैं। और इससे संबंधित बात करें तो अभियान को संबोधित करते हुए मंत्री ने दरबार नामक एक डिजिटल मंच के बारे में भी बताया। और दरबार जो है ये बेसिकली एक ऐप है, और इसके माध्यम से क्या है, यहाँ पे प्रत्येक जो भी यहाँ संघ है, ज़िले हैं और वार्ड हैं, वहाँ से हर जगह से 2 एम्बेसडर को यहाँ पे चुना जाएगा, और वो जो हैं यहाँ पे पब्लिक के बीच जागरूकता फैलाने के लिए जिम्मेदारी निभाएंगे। तो अगला आर्टिकल है, अमेरिका ने चीन से प्रमुख निर्यात पर रोक लगाई है, और कोविड-19 के चलते अमेरिका व चीन के बीच आर्थिक तनाव पहले से ही जारी है। और यहाँ पे ये जो रोक लगी है वो जिनजियांग क्षेत्र से जो आने वाले, चीन का जो जिनजियांग क्षेत्र है, तो वहाँ से आने वाले मुख्य उत्पादों पर उनके निर्यातों पर रोक लगा दी गई है। मतलब चीन से निर्यात और अमेरिका से आयात, ठीक है। क्या सभी उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा? तो यह हम देखते हैं दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच जो तनाव के दौरान यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के अधिकारियों ने, बेसिकली कहानी ये है कि यहाँ पे ये चीन है, और चीन का ये जिनजियांग क्षेत्र है, ये ठीक है, ये उत्तर पश्चिम में पड़ता है चीन के। और यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे उइगुर मुसलमान पाए जाते हैं। उइगुर मुसलमान जो हैं ये इनके विषय में हम बात करें तो ये मध्य एशिया के तुर्की भाषी लोग हैं। क्या हैं ये? मध्य एशिया के तुर्की भाषी लोग। और ये चीन में, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान में ये मिलते हैं। और यहाँ पर अमेरिका का कहना है कि जो एक यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, और उस रिपोर्ट के अनुसार जो है यहाँ पे जिनजियांग के उइगुर मुसलमानों के साथ बुरे बर्ताव यहाँ पे किए जा रहे हैं चीन के द्वारा। और चीन बेसिकली यहाँ पे चीन ने चीन ने जो है यहाँ पे लाखों उइगुर मुसलमानों को क्या कर लिया है, यहाँ कैद कर रखा है, और उन्हें बहुत ही लो वेतनमान दिया जाता है, और उनसे बहुत ही ख़राब कंडीशंस में उनसे काम करवाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका ने ये कहा है कि भाई ऐसी स्थिति में हम इन लोगों का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसके समर्थन में नहीं हैं, और इस एक्सप्लॉयटेशन की मुख्य वजह है यहाँ प्रोडक्शन, तो हम ऐसे प्रोडक्शन को यहाँ पे अपने यहाँ आयात नहीं करेंगे।
तो सीधी सी कहानी यही है। और इससे प्रभावित जो उत्पाद हैं वो हैं सूती धागे हैं, वस्त्र हैं, और टमाटर का पेस्ट और अन्य बहुत सारे उत्पाद हैं। ठीक है, तो ये सारा यहाँ पे इश्यू है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र ने बाल मृत्यु दर के स्तर और रुझान की रिपोर्ट जारी की है, लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मॉर्टेलिटी रिपोर्ट बाई यूएन। ठीक है, और ये रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में जो है ये बताया गया है कि वर्ष 1990 और 2019 के बीच जो है भारत की बाल मृत्यु दर में कमी आई है। 1990 में ये भारत में बाल मृत्यु दर 126 थी, जबकि 2019 में यह घटकर 34 हो गई है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, पेपर में आ सकता है। विश्व में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की 1/3 मौतें भारत और नाइजीरिया में होती हैं। भारत ने 1990 में 90 और 2019 के बीच 4.5% वार्षिक कमी दर्ज की है। ये दोस्तों वार्षिक है। ठीक है, 1990 में भारत में वार्षिक 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जो है मृत्यु की संख्या 3.4 मिलियन थी, लगभग 34 लाख। और अब 2019 में यह गिरकर 8,24,000 हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर 5 साल से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 1990 में 12.5 मिलियन थी और जो 2019 में 5.2 मिलियन हो गई है। रिपोर्ट की अन्य मुख्य पॉइंट्स की बात करें तो भारत में नवजात मृत्यु दर में 1990 में 57 से घटकर 2019 में 22 के स्तर तक की कमी देखी गई है। मतलब 2019 में ये 22 पर आ गया है और 1990 में लगभग 22 मिलियन नवजात मृत्युएं हुई थी भारत में और 2019 में ये मौतें घट के 5,22,000 हो गई हैं। 1990 में 5 वर्ष से कम आयु के लड़कों की मृत्यु दर जो है प्रति 1,000 जन्मों में मृत्यु की बात करें तो 122 थी और लड़कियों में 131 थी। वही 2019 में यह घटकर लड़कों में 34 हो गई और लड़कियों में 35। ठीक है दोस्तों, ओवरऑल जो है ये मृत्यु दर कम हुई है। अगर हम वैश्विक डेटा की बात करें, भारत के बाहर के डेटा की, तो 2000 से 2009 के तुलना में ओशियाना, मध्य और दक्षिणी एशिया के क्षेत्रों में तेज़ी से गिरावट देखी गई है। ठीक है, 2019 में उपसारा अफ्रीका में 53% जो है यहाँ पे 5 वर्ष से कम आयु वर्ग में मृत्यु हुई है और जबकि मध्य और दक्षिणी एशिया में 28% मौतें हुई हैं। वहीं भारत दुनिया के उन 5 देशों में से एक था जिसने दुनिया में होने वाली 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मौतों में से आधे में योगदान दिया था। अन्य 4 देश जो हैं भारत के अलावा वो पाकिस्तान, नाइजीरिया, कॉन्गो और इथोपिया हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब समस्याएं क्या हैं उनकी बात करें तो कोविड संकट के चलते बाल स्वास्थ्य सेवाओं में जो है काफ़ी व्यवधान आए हैं और ये स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं इनमें नहीं मिल पा रही हैं। इनमें कौन कौन सी मुख्य स्वास्थ्य सेवाएं हैं? टीकाकरण है, स्वास्थ्य जांच है, प्रसवपूर्ण और प्रसवोत्तर देखभाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की है और ये जो है जो भी फिशरी बिजनेस में जो संलग्न लोग हैं, ठीक है, फिशिंग क्षेत्र में, तो उनके लिए बहुत ही लाभदायी योजना है। तो 10 सितंबर को ये मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की है। इस डेट को याद कर लेना दोस्तों, 10 सितंबर 2020। और इस योजना के साथ प्रधानमंत्री जी ने एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है जिसका नाम है ई गोपाला और ये भी इस योजना से थोड़ा सा संबंधित है। ठीक है, यह योजना भारत में मत्स्य पालन के सतत विकास पर केंद्रित है। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वे, ठीक है दोस्तों। और ग्लोबल वार्मिंग और ये जो वर्तमान के परिदृश्य में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो महत्व है बहुत बढ़ गया है। 2020-21 और 2024-25 के बीच यह लागू की जाएगी और इसके लिए जो मत्स्य पालकों के लिए जो आवंटित धनराशि है सरकार द्वारा 20,050 करोड़ रुपए है। और इस योजना की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो भारत सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2024-25 तक मछली उत्पादन को सालाना 70 लाख टन तक बढ़ाना है और इसका उद्देश्य मत्स्य किसानों की आय को दोगुना करना है। इससे पहले सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा था, उसके लिए योजनाएं लागू की थी। अब यहाँ पे ये फिशिंग सेक्टर से जुड़े हुए जो किसान हैं उनके लिए यहाँ पे आय दोगुनी करने की योजना है। यह योजना मत्स्य पालन क्षेत्र की फसल के बाद के नुकसान को घटाकर 25% से 20%
एंड देन 20 से 10% का इसमें लक्ष्य रखा गया है। जो वर्तमान में 25% यहाँ पे जो मछलियाँ इनकी उत्पादन जो हैं वो ख़राब हो जाता है, तो उसको 10%। तो यह योजना मत्स्य क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 55 लाख नए रोजगार पैदा करेगी। इस योजना का उद्देश्य जो है ये फिनफिश हैचरी की स्थापना है, बायोफ्लॉक तालाबों का निर्माण है, आइस प्लांट्स हैं, इनके प्रिजर्वेशन के लिए पिंजरों की स्थापना है, मछली चारा पौधों की स्थापना मतलब प्लांट, तो इनकी आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब थोड़ा मॉडर्न तरीके से यहाँ पे फिशिंग करने की जो टेक्निक्स हैं उन पर बल दिया जा रहा है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे ई गोपाला एप्लीकेशन के विषय में बात कर लेते हैं। ई गोपाला जो एप्लीकेशन का उद्देश्य है वो किसानों में प्रत्यक्ष उपयोग के लिए नस्ल सुधार है, मार्केट प्लेस है, सूचना पोर्टल। कहने का मतलब इससे महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हैं वो किसान को पलक झपकते ही मिल जाएंगी। यह मत्स्य किसानों के लिए पशुधन के प्रबंधन के लिए भारत में एक डिजिटल मंच के रूप में कार्य करेगा और इसमें रोग मुक्त जर्म प्लांट की खरीद है, बिक्री है और गुणवत्ता प्रजनन सेवाओं से की उपलब्धता। तो मतलब बहुत सारी यहाँ पे ज़रूरी जो सेवाएं हैं वो यहाँ पे उपलब्ध होंगी, जिसमें ये किसान जो हैं ये जर्म प्लाज्म खरीद भी सकते हैं, बेच सकते हैं। और इसके अलावा इसी ऐप के माध्यम से सरकार अपनी बहुत सारी अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में अलर्ट भी भेजेगा, तो ये काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ऑक्सफोर्ड के नेतृत्व में बनाए जा रहे कोविड-19 वैक्सीन के परीक्षण पर रोक लगा दी गई है। और ये जो है इसकी वजह ये है कि इसके जो भी वॉलंटियर्स थे जो जिन पर इसका जो परीक्षण चल रहा था उनमें से एक व्यक्ति ने कुछ नई प्रकार की बीमारी डेवलप कर ली है, और जिससे कि जितने भी जो स्वास्थ्यकर्मी हैं और वैक्सीन निर्माण करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो आतंकित हो गए हैं, मतलब उनमें भय आ गया है। ठीक है, तो इसी वजह से फ़िलहाल इसकी जो परीक्षण है उसे रोक लगा दी गई है सुरक्षा कारणों से। और यहाँ पे हम बात करेंगे जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, इसके तहत इसके बैनर तले ये जो वैक्सीन है ये डेवलप की जा रही थी। और ऑक्सफोर्ड की ये जो वैक्सीन है ये सबसे पहले उम्मीदवार थी जिसने ये घोषित किया था कि भाई हम कोरोना की वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, और इसके विषय में बात करें ऑक्सफोर्ड का यहाँ पे पार्टनर कौन है। ऑक्सफोर्ड जो है ये एस्ट्राजेनेका एक कंपनी है और ये ब्रिटिश स्वीडन मूल की ये मल्टीनेशनल कंपनी है, फार्मा कंपनी, और इसके साथ में ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये डेवलप कर रही थी। चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है, एस्ट्राजेनेका का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है। ये कैम्ब्रिज में है, इंग्लैंड में। ठीक है, और यहाँ इसके विषय में और बात करें तो ये जो वैक्सीन है ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम सहित विभिन्न देशों में यह टीका परीक्षण चरण में था। ठीक है, और यहाँ पे एक वॉलंटियर ने ये नई बीमारी खड़ी कर ली है, मतलब डेवलप कर ली है, इसीलिए हड़कंप मच गया है। अन्य वैक्सीन उम्मीदवारों को ये कैसे प्रभावित करेगा, तो यहाँ पे एक गंभीर प्रतिकूल प्रक्रिया ने शोधकर्ताओं को एक बार फिर से वैक्सीन के विकास पर विचार करने के लिए मजबूर किया है। और दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है, कोई भी वैक्सीन वगैरह पहले भी काफ़ी सारी बीमारियां जब फैली हैं तो पहले का भी जो पुराना डेटा है वो ये सजेस्ट करता है। ठीक है, वैक्सीन से जो नई बीमारी जो आई हुई है जिसके लिए बनाई गई है उसकी प्रतिरोधक क्षमता तो होती है, लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो हमें पता नहीं होते। साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, वो किसी अन्य बीमारी को डेवलप कर सकती है हमारे शरीर में। क्योंकि वैक्सीन जो बनती है किसी बैक्टीरिया से बनती है। ठीक है, और बैक्टीरिया जो है या बैक्टीरिया या वायरस, तो जब वो हमारी बॉडी में जाएगा तो सपोज कीजिए कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसके अंदर कोई ना कोई एक नए सिम्टम्स डेवलप होंगे और एक नई प्रकार की कोई समस्या डेवलप हो सकती है। तो ऐसी कोई चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक नए आर्टिकल पे आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा है। तो श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे, और ये अभी पिछले महीने ही संसदीय चुनावों में 2/3 बहुमत लेके ये जीते हैं। इनकी पार्टी का नाम जो है ये श्रीलंका पोडुजना पेरुमना SLPP इनकी पार्टी का नाम है। और इन्होंने जो है यहाँ पे एक प्रस्ताव लाए हैं किसके लिए, जो गाय हैं उनके वध के अगेंस्ट में। ठीक है, तो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का इन्होंने प्रस्ताव रखा है। इसकी वजह क्या है, यहाँ पर
जो भी यहाँ जो यहाँ पे अगर हम नवीन जनगणना की बात करें या सेंसस की श्रीलंका में, तो 2012 में हुआ था और 2012 के अनुसार 2 करोड़ की यहाँ पे टोटल आबादी है और उस आबादी में से 70% जो हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और 12.6% हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। जब ऐसे में बौद्ध और हिंदू धर्म के यहाँ अनुयायी बहुत हैं तो हिंदू धर्म में भी गौ हत्या को क्या है निकृष्ट माना गया है और जो बौद्ध धर्म है उसमें भी अहिंसा परमो धर्म बोला गया है। तो ऐसे में यहाँ पे हम कुछ और इम्पोर्टेंट बातें करें तो बौद्ध धर्म को यहाँ श्रीलंका का क्या है राजकीय धर्म माना गया है और यहाँ इसे कुछ विशेषाधिकार भी दिए गए हैं, जैसे इसे सरकारी संरक्षण है। श्रीलंका के संविधान में बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। तो ऐसे में यहाँ पे जो गौ हत्या पर जो रोक लगाने का प्रस्ताव आया है, प्रतिबंध लगाने का, ये लाजमी है। तो 2008 में वाशिंगटन में स्थित एक अमेरिकी विश्लेषकी और सलाहकार कंपनी है गैलप, तो उसके द्वारा एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया गया था श्रीलंका में और इसके अनुसार श्रीलंका को दुनिया के तीसरे सबसे धार्मिक देश का दर्जा दिया गया था। लगभग 99% लोगों ने यहाँ स्वीकार किया था कि धर्म उनके दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और प्रतिबंध का कारण जो है वो यही है कि यहाँ पे जो नई सत्तारूढ़ पार्टी है SLPP, तो महिंदा राजपक्षे की, तो इस पर जो भी प्रभावशाली बौद्ध भिक्षु हैं वो लगातार इन पर एक दबाव बना रहे थे, ठीक है। और अगर ये नहीं करते तो यहाँ पे काफ़ी विरोध वगैरह होता। तो चलो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी देख लेते हैं। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का जो है धार्मिक इतिहास हम देख लेते हैं। तो सम्राट अशोक जो थे उनके पुत्र जो महिंद हैं उन्होंने बौद्ध धर्म जो है श्रीलंका में पेश किया था। मतलब जो इनके पुत्र थे महिंद, वो यहाँ पे बौद्ध धर्म को लेके आए थे और ये 246 ईसा पूर्व में एक मिशनरी का इन्होंने नेतृत्व किया था और इन्होंने जो है यहाँ के जो राजा थे देवनमपियतिस, तो इनको जो है बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया था। वहीं राजा अशोक की जो पुत्री थी संघमित्रा, वो बोधगया गई थी और बोधगया से एक बोधि वृक्ष लेके आई थी और और उसकी शाखा लेके आई थी और जिसको कि यहाँ पे जयाश्री महाबोधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जयाश्री महाबोधि। और ये जो पौधे की जो एक पौध थी, इसको वहाँ के राजा देवनमपियतिस द्वारा अनुराधापुरम के महामेघवन उद्यान में यहाँ पे लगाया गया था और तब से ही यहाँ पे जो शाही परिवार है वो बौद्ध धर्म के प्रसार में शामिल हो गया, संलग्न हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 श्रम संहिताओं में संशोधन को मंजूरी दी है और इनको जो है यहाँ पे एक नए इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड यहाँ लेके आई है सरकार, जिसे औद्योगिक संबंध नीति 2019 हम बोलेंगे। ठीक है, और इसके तहत यहाँ पे संशोधन किया गया है इन श्रम संहिताओं में। चलिए दोस्तों, ये कौन कौन सी हैं इन पे हम बात कर लेते हैं। तो ये जो औद्योगिक संहिता है उन क्षेत्रों और स्थितियों को परिभाषित करेगी जिनके तहत निश्चित अवधि के रोजगार की अनुमति होगी। यह ट्रेड यूनियनों को भी मान्यता देगी और औद्योगिक संबंध संहिता, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो है ये 3 मौजूदा कानूनों की जगह लेगी, इनको रिप्लेस कर देगी। ठीक है, तो ये कौन कौन से कानून हैं? ट्रेड यूनियंस एक्ट है, औद्योगिक विवाद अधिनियम है 1947 का और औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम है 1946 का। इन तीनों को ये रिप्लेस करके अब नया क्या आ जाएगा? इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड आ जाएगा। औद्योगिक संबंध संहिता की बात करें 2019 की, तो यह 4 बिलों की श्रृंखला में तीसरा बिल है जिसका उद्देश्य श्रमिकों से संबंधित 40 से अधिक कानूनों को युक्तिसंगत बनाना है। बेसिकली हमारे यहाँ लेबर लॉ जो हैं, इनमें लेबर लॉ रिफॉर्म्स की बहुत आवश्यकता है, काफ़ी समय से डिमांड है और इनसे लेबर लॉ की जो डिमांड है वो इस वजह से भी है कि यहाँ जो लेबर लॉ पुराने हैं, बहुत पहले के बने हुए हैं, उनके अनुसार यहाँ पे उद्योग धंधे चलाने के लिए एक अनुकूल वातावरण नहीं है। आपने देखा होगा गुड़गांव में या कई महत्वपूर्ण लोकेशनों पे जो भी स्ट्राइक्स वगैरह फ्रीक्वेंटली होती रही हैं, मारुति का कारखाना हो, चाहे सुजुकी का हो, चाहे कोई और कंपनी का हो, सब में ये फ्रीक्वेंट हो गई हैं। और हमारे जो कानून हैं वो इस प्रकार के हैं कि यहाँ पे ये उद्योग धंधे चलाने हमारे क्या हो गए हैं? थोड़े से कठिन हो गए हैं। कोई भी कंपनी नए बिज़नेस में घुसना चाहती है तो या नया बिज़नेस नई कंपनी को ही सेट करना चाहता है तो वो काफ़ी कठिन है।
और लेबर लॉज के चलते। वहीं अगर कोई अपनी कंपनी को बंद करना चाहता है, फैक्ट्री को, तो वो भी काफ़ी कठिन है। तो ये सारी विषय वस्तुओं को सुगम बनाने के लिए के उद्देश्य से ही ये इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2019 आया है। और इसकी मुख्य विशेषताओं के विषय में बात करें तो ट्रेड यूनियन में के 7 या अधिक सदस्य इसे पंजीकृत करने के लिए आवेदन करेंगे। ट्रेड यूनियन को कम से कम 10% श्रमिक या 100 श्रमिकों के साथ पंजीकृत किया जाएगा। तो ये दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है, आपको याद रहने चाहिए और पेपर में ये आ सकते हैं। नियोक्ताओं के साथ बातचीत करने के लिए, नियोक्ता मतलब जो कंपनी के मालिक हैं, एक समझौता संघ का गठन किया जाएगा और विभिन्न ट्रेड यूनियनों के मामले में कम से कम 75% श्रमिकों के साथ संघ को मान्यता दी जाएगी। संघ द्वारा हड़तालों के लिए पूर्व सूचनाओं की आवश्यकता होगी। वो एब्रप्टली कोई भी हड़ताल घोषित नहीं कर सकते और पहले से सूचना देनी पड़ेगी, उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। और इसका महत्व जो है यहाँ पे श्रम कानूनों को आसान बनाने से उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा और कोई भी अगर उद्यम को बंद करना चाहेगा तो वो भी आसान हो जाएगा। मतलब एंट्री और एग्जिट जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट में वो आसान हो जाएगी, सुगम हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे एक नया आर्टिकल जो है, भारत अंगोला के बीच पहले संयुक्त आयोग की बैठक हुई है। और ये अंगोला कहाँ पड़ता है? ये अफ्रीका महाद्वीप जो है उसके पश्चिम में पड़ता है। पश्चिम में ये आपका ये अंगोला है, ठीक है। और ये नामीबिया, जाम्बिया और DRC इनसे जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसकी जो कैपिटल है वो है लुआंडा। क्या? लुआंडा, ठीक है, इसकी कैपिटल है। और यहाँ पे जो भारत अंगोला है, इन्होंने पहली संयुक्त आयोग की बैठक की है और इसमें जो है इस बैठक में कुछ डिसीजंस लिए गए हैं। वो स्वास्थ्य है, फार्मास्यूटिकल्स है, कृषि और रक्षा के विषय पर यहाँ सहयोग की बात की गई है। तो यहाँ पे इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, रक्षा, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य, डिजिटलीकरण और दूरसंचार पर भी चर्चा की गई। और ये जो यहाँ पे गौरतलब बात ये है कि अंगोला जो है अभी तक भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन का सदस्य नहीं है। दोस्तों इसको विशेष रूप से याद रखना। और ये जो भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन है, ये हर 3 साल में इसकी बैठक आयोजित की जाती है। लास्ट बैठक जो है 2015 में नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ पे? नई दिल्ली। अभी इसकी चर्चा करेंगे आगे। तो भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन की बात करें तो पहला शिखर सम्मेलन जो है नई दिल्ली में हुआ था और इसमें 14 देशों ने भाग लिया था। दूसरा शिखर सम्मेलन 2011 में इथियोपिया की राजधानी एडिस अबाबा में हुआ था और तीसरा शिखर सम्मेलन 2015 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। तो इसके पृष्ठभूमि की बात करें तो बैकग्राउंड की, तो भारत ने अंगोला में राइट्स परियोजना के लिए $40 मिलियन प्रदान किए हैं। राइट्स की जो फुल फॉर्म है वो है रेलवे इंडिया टेक्निकल इकोनॉमिक कंसल्टेंसी सर्विसेज और यह अंगोला की पुनर्वास परियोजना है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम एक्जिम के नाम से जानते हैं, उसने यहाँ पर अंगोला में कृषि उपकरण खरीद के लिए $28 मिलियन प्रदान किए हैं। इसके अलावा भारत ने कपास कताई प्लांट, ठीक है, इनकी स्थापना के लिए $30 मिलियन जो हैं दिए हैं और वर्ष 2010 में भी इसी प्रकार $15 मिलियन दिए थे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारत अंगोला इनके राजनयिक संबंधों के विषय में और इसका इम्पोर्टेंस भारत के लिए क्या है। तो इनके जो संबंध है वो सन 1975 में स्थापित किए गए थे, जब अंगोला ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो जब अंगोला स्वतंत्र हुआ था तब से ही ये भारत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हुए हैं। और भारत अंगोला को जो है $223 मिलियन का माल और सेवाएं निर्यात करता है। तो हमारे निर्यात भी यहाँ पे अच्छे खासे हैं। तो 2005 में भारतीय स्टेट बैंक ने जो यहाँ पे लुआंडा में एक शाखा खोली थी। और इसका महत्व क्या है? क्योंकि ये जो है ना अंगोला जो है यहाँ पे कच्चे तेल के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ तेल संसाधनों के लिए भारत के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अंगोला उप सहारा रेगिस्तान में नाइजीरिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्ति करता है। तो इस वजह से यहाँ पे ये इसका भारत के लिए इम्पोर्टेंस है। वहीं बात करें तो गेल जो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जो है अंगोला में LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस का यहाँ पे गेल जो है आयात करता है भारत में अंगोला से। और इसी वजह से यहाँ पे जो भारत है वो अंगोला के तेल संसाधनों पर के वजह से अंगोला के लिए
काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दोनों देशों के बीच व्यापार में प्रमुख बाधाएं क्या क्या हैं, तो यहाँ पे कार्य परमिट की बात है, व्यापार वीज़ा में जटिल प्रक्रिया है, भाषा जो है ये भी एक अवरोधक का काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पे आज का सेशन समाप्त होता है, और जिन किन्हीं साथियों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों यहाँ पे इस तरीके के वीडियो जो हैं वो लगातार आपको अब कल से जो है आज से ही डेली मॉर्निंग शो में मिल जाया करेंगे, तो आप बने रहिए और इस शो को आप डेली देखिए। चलिए, कपिल मित्तल आज अलविदा लेता है आपसे इसी के साथ, और कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।